दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। दोस्तों, भारत में कॉलोनियल रूल स्टार्ट हो जाता है और उसके बाद इसका विरोध भी शुरू हो जाता है। हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे, इंडियन नेशनल मूवमेंट लगातार चल रहे थे और अभी हमें देखना है कि पुर्तगीज राइज एंड फॉल, मतलब इनका जो उत्थान और पतन होता है, ये उठते हैं फिर गिरते हैं, फिर एकदम से इनका जो यहाँ से पलड़ा है वो साफ हो जाता है। तो ये सब कैसे होता है, शुरुआत कैसे हुई? और आप जानते हैं कि सबसे पहले जितने भी यूरोपियंस या यूरोपियन कंपनियां यहाँ पे आती हैं उनमें सबसे पहले पुर्तगाली ही थे, वास्को डी गामा, और उसके बाद उसके पीछे पीछे न जाने कितने आ जाते हैं। वो व्यापार से बहुत लाभ कमाता है, यहाँ से जो ब्लैक पेपर है उसको बेचता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, मतलब 60 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट होता है, तो बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद वो लालचवश फिर आता है, लेकिन उसके पीछे अब शासन करने के लिए जो गवर्नर वगैरह हैं वो भी अपॉइंट किए जाने लगते हैं। तो ये पूरा क्रम आप देखेंगे। अब यहाँ पे 1498 का जो दौर है उसे देखिएगा। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। 1498 की जो डेट है, अराइवल ऑफ वास्को डी गामा एट कालीकट, कालीकट का जो समुद्री बंदरगाह वाला तट था वहाँ पे ये लैंड करता है, एंड इज ग्रांट रिसेप्शन बाय द लोकल किंग जमोरिन। और उसका जो ग्रैंड रिसेप्शन था, ग्रैंड रिसेप्शन का मतलब क्या है, ये बहुत भव्य स्वागत इसका किया जाता है राजा जमोरिन के द्वारा। जमोरिन ये नहीं जानता था, वहाँ का क्षेत्रीय राजा था, वो ये नहीं जानता था कि ये वास्को डी गामा यहाँ पे जो अधिकार जमाने वाली प्रवृत्ति है उसको भी रखने के लिए आया है। इसके बाद ये मेहमान की तरह से स्वागत करते हैं। फिर 1503 की अगर बात की जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फर्स्ट पुर्तगीज फोर्ट एट कोचीन, मतलब 1503 को आप देखेंगे तो यहाँ पे पहला जो पुर्तगीज फोर्ट है यानी पुर्तगाली कोठी है पहली वाली, वो कोचीन में स्टैब्लिश होती है। इसके बाद 1505 को देख लेते हैं, इसे साफ करके फिर से देख लेते हैं। तो 1505 में देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेकेंड पुर्तगीज फोर्ट एट कैनूर। यहाँ पे दोनों को आपको याद रखना है, फर्स्ट वाला भी और सेकेंड वाला भी। इसके बाद 1509 को आप देखिए तो डिफीट ऑफ कंबाइंड फ्लीट ऑफ गुजरात, इजिप्ट एंड जमोरिन बाय द पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। मतलब इस समय तक यहाँ पे गवर्नर अपॉइंट करने लगते हैं पुर्तगाली लोग, क्योंकि वो शासन करना चाहते थे। और इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा की जो पूरी सेना या इनकी जो पूरी आर्मी रहती है वो गुजरात, इजिप्ट, यहाँ पे देखिए विदेशों से भी सहयोग लिया जाता है। तो गुजरात, इजिप्ट और जमोरिन की जो यहाँ पे संयुक्त सेना लड़ रही थी इनके खिलाफ, अब यहाँ तक आते आते यहाँ के जो लोकल रूलर है उनको ऐसा रियलाइज हो जाता है कि ये सब कब्जा करना चाहते हैं और हमारी शक्तियों को छीनना चाहते हैं। तो इसीलिए ये इनके खिलाफ खड़े होते हैं। जमोरिन भी, जो कि पहले स्वागत कर रहा था, लेकिन इनकी जो तीनों की संयुक्त सेना है वो हार जाती है। यहाँ पे पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ये जीत जाता है। जब ये जीत जाता है तो हावी हो जाएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो आगे ये होता है, अब यहाँ देखिए 1509 को आपने देखा, 1510 1510 अल्फांसो डी अल्बुकर्क ये आता है भारत में। मतलब फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है वो रास्ता साफ कर देता है, लेकिन अल्बुकर्क जब आता है तो ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस रहता है, इसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज़्यादा है और ये एकदम से जो दबाने वाली नीतियाँ होती हैं या दमन वाली नीतियाँ होती हैं उसका पालन करता है। तो ये पुर्तगीज गवर्नर बनकर आता है और ये क्या करता है, गोवा वाला जो पूरा क्षेत्र था वो बीजापुर के सुल्तान से छीन लेता है। बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से ये पूरा जो गोवा वाला रीजन था जो कि उनके अधिकार में उनकी रियासत के तौर पे था, उससे छीन लेता है और गोवा को ही अपनी शक्ति का केंद्र बनाते हैं। पुर्तगालियों का जो मेन सेंटर था वो गोवा था। इसके बाद आप आगे चलें तो 1530 की बात हो रही है और 1530 में डिक्लेरेशन ऑफ गोवा एज अ पुर्तगाली कैपिटल या पुर्तगीज कैपिटल। इसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पे सब्जुगेशन ऑफ दीव, मतलब जो दीव था उसका भी ये अधिग्रहण कर लेते हैं। गोवा के आसपास के जितने इलाके हैं उस पर भी धीरे धीरे फैलने लगते हैं। इसके बाद 1559 द पुर्तगीज कैप्चर्ड दमन। ये जो पुर्तगाली है ये अपनी शक्ति को और ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं और दमन वाला जो इलाका है उस पर कब्जा कर लेते हैं। अभी दमन दीव और दादरा नगर हवेली सब मिलाकर एक जो यूनियन टेरिटरी है वो बन गई है। इसके बाद 1596 को देखिए तो 1596 का जो समय है उसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिएगा 1596, यहाँ पे आप देखेंगे कि पुर्तगाली जो है ये डच के द्वारा पराजित होते हैं। कहने का मतलब ये कि डचों के साथ इनका संघर्ष होता है तो डच इनके ऊपर हावी हो जाते हैं, लेकिन एक कुछ समय के लिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे 1612 को आप देख रहे हैं तो लॉस ऑफ सूरत टू इंग्लिश। इसके बाद 1663 यानी 1663 की बात हो रही है तो विन ऑल पुर्तगीज फोर्ट ऑन द मालाबार कोस्ट द आउस्ट ऑफ पुर्तगीज फ्रॉम इंडिया। मतलब यहाँ पे पुर्तगालियों को बाहर का रास्ता दिखाने का जो काम है वो हो जाता है। जो जितने भी इनके किले थे जो कि मालाबार कोस्ट को ज़्यादातर कवर करते थे तो उन पर एक एक करके कब्जा हो जाता है। तो कुल मिलाकर जब तक ये अकेले रहते हैं, भारत में ये पहले आते हैं तो इनके पास एक गोल्डन चांस रहता है, अपॉर्चुनिटी रहती है कि ये फैल सकते हैं। पहले से कोई यहाँ पे है नहीं वैसा, तो इनकी शक्ति यहाँ पे हावी हो जाती है। यहाँ के जो लोकल रूलर रहते हैं उन पर ये एकदम से अपना कब्जा जमा लेते हैं। लेकिन जब दूसरे यूरोपियंस यहाँ पर आने लगते हैं तो इनकी शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगती है, मतलब उनकी तुलना में ये खड़े नहीं हो पाते और अंत में इनका पतन हो जाता है। इसके बाद आगे चले तो यहाँ पर फॉर्मेटिव ईयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा सीक्वेंस था, कैसे ये इस्टेब्लिश होती है, उसके बाद कैसे इसको अधिकार पत्र प्राप्त होता है, उसके बाद ये भारत में लैंड करते हैं, क्या क्या काम करते हैं वो हमें देखना है।
तो यहाँ पर 1600 का जो टाइम पीरियड था, द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज इस्टेब्लिश, उस समय इसकी स्थापना होती है। 1609 की अगर बात करें तो विलियम हॉकिंस जो है ये जहांगीर के कोर्ट में अराइव करता है। मतलब जब 1600 में इसका गठन होता है तो उस समय ये रवाना होती है व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडीज़ में, यानी जो ईस्ट इंडियन कॉन्टिनेंट वाला पूरा क्षेत्र है, सब कॉन्टिनेंट वाला क्षेत्र है, वहाँ पे व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। लेकिन जब यहाँ पहुँचते हैं भारतवर्ष में तो अकबर की डेथ हो चुकी थी 1605 में, और उसका बेटा जो शहजादा सलीम था यानी जहांगीर, वो इसमें रूल कर रहा था, यानी मुगल इंपरर था। तो वही बताया गया है कि 1609 विलियम हॉकिंस अराइव एट जहांगीर कोर्ट। 1611 को देखिए, 1611 कैप्टन मिडल्टन ऑब्टेन द परमिशन ऑफ मुगल गवर्नर, यहाँ आप देखिएगा, परमिशन ऑफ मुगल गवर्नर ऑफ सूरत टू ट्रेड देयर। ये धीरे धीरे करके जो ट्रेड परमिशन है वो लोगों से लेना शुरू कर देते हैं, मतलब स्थानीय जो नवाब होते हैं उनसे या जो मुगल इंपरर हैं उनसे। खुशामद करना इन्हें बहुत अच्छे से आता है, तो शुरुआत में ये बहुत मीठी मीठी बात करते हैं, एकदम विनम्रता से काम लेते हैं। बाद में जब इन्हें ये रियलाइज़ हो जाता है कि ये पर्याप्त मात्रा में अपनी शक्ति को इकट्ठा कर चुके हैं, तो उसके बाद ये एकदम से हावी होने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं, मनमानी करने लगते हैं। तो वही दिया हुआ है, कैप्टन मिडल्टन जो है यहाँ पे परमिशन लेने में कामयाब हो जाता है। मुगल गवर्नर था सूरत का, उससे मतलब वहाँ पे वो ट्रेड कर सकता है, व्यापार कर सकता है। इसके बाद 1613 यानी 1613, और 1613 में क्या होता है, एक परमानेंट फैक्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टैब्लिश एट सूरत। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जो परमानेंट फैक्ट्री है, वैसे टेम्पररी तो बहुत सारी, लेकिन परमानेंट जो फैक्ट्री है ईस्ट इंडिया कंपनी की वो सूरत में स्टैब्लिश होती है। 1615 को देखिएगा, सर थॉमस रो या टॉमस रो जिन्हें आप कहते हैं, वो किंग जेम्स प्रथम, यहाँ पे राजा का नाम दिया हुआ है। उस समय इंग्लैंड में राजा का राज्य था, महारानी नहीं थी, महाराजा थे। तो किंग जेम्स प्रथम के ये एम्बेसडर थे यानी राजदूत थे, और इनका नाम था सर टॉमस रो। ये जहांगीर के कोर्ट में आते हैं और समय देखिएगा 1615, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद बाई 1618 द एम्बेसडर सक्सीडेड इन ऑब्टेनिंग टू फरमान, मतलब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, वन ईच फ्रॉम द एम्परर एंड प्रिंस खुर्रम। ये जो चीज़ है इसे आपने देखा, इसमें ये आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि जो मुगल एम्परर हैं वो आसानी से इन्हें परमिशन नहीं देते थे, मतलब बहुत इन्हें खुशामद करनी पड़ती थी और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी, तब जाकर थोड़ी बहुत जो अनुमति है वो प्राप्त होती थी। और यही कारण है कि जब तक ये औरंगजेब का टाइम पीरियड रहता है वहाँ तक ये बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाते। उसके बाद वाला जो समय है उसमें इनका विस्तार बहुत तेज़ी से होता है और ये बहुत मनमानियाँ करने लगते हैं और अंत में फैल जाते हैं। मतलब जो पोस्ट मुगल पीरियड है उसे आप देखेंगे, वहाँ पे उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं रहते। तो यही हमने देखा। यहाँ पे आप देखिए कि दो जो फरमान है वो बहुत मुश्किल से प्राप्त कर पाता है। 1615 में आता है और 3 साल इसको लग जाते हैं। 3 साल तक ये जहांगीर के पीछे पीछे घूमता है, उसके साथ शिकार खेलने जाता है और पर्याप्त मात्रा में इसका आदर सत्कार भी होता है कि भाई ये एम्बेसडर हैं, यूरोपियन जो अंग्रेज़ हैं उनके, या जो इंग्लिश महाराज हैं उनके एम्बेसडर है, तो इनका सम्मान करना चाहिए। लेकिन सम्मान सिर्फ किया जाता है, यहाँ कोई अधिकार वगैरह नहीं दिया जाता है। 1618 में क्या होता है कि ये अपना एक परमिशन प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। 2 फरमान इन्हें मिल जाते हैं। अब जो फरमान है उसमें कहा गया है कि 1 ईच फ्रॉम एम्परर एंड प्रिंस खुर्रम, मतलब एक जो है वो एम्परर देता है और दूसरा जो शहजादा खुर्रम है उसके द्वारा दिया जाता है। इसके बाद कन्फर्मिंग फ्री ट्रेड विथ एग्जेम्पशन फ्रॉम द इनलैंड टोल, मतलब जो इनलैंड टोल्स थे उनका यहाँ पे एग्जेम्पशन करके जो फ्री ट्रेड है उसको कंफर्म कर दिया जाता है। मतलब यहाँ मुक्त व्यापार की जो अनुमति है वो प्राप्त हो जाती है। तो खुशामद रंग लाती है लेकिन लंबा समय लगता है। उसके बाद 1616 को आप देखेंगे तो कंपनी इस्टेब्लिशमेंट इट्स, यहाँ आप देख लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन द साउथ इन मसूलीपट्टनम, जो दक्षिण वाला क्षेत्र था भारत का, वहाँ पे अंग्रेजों को अपनी एक कोठी यानी फैक्ट्री इस्टेब्लिश करनी थी, तो वो मसूलीपट्टनम में से इस्टेब्लिश करते हैं। इसके बाद 1632 जो 32 वाला टाइम पीरियड है उसमें आप देखिए कि द कंपनी गॉट द गोल्डन फरमान, जो सुनहरा फरमान कहा जाता है। ये सुनहरा क्यों था ये भी हम लोग देखेंगे। तो ये जो गोल्डन फरमान है इसे जारी किया जाता है, कंपनी प्राप्त करती है और ये गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा दिया जाता है। मतलब देने वाला व्यक्ति कौन था? ये सुल्तान ऑफ गोलकुंडा थे। विच इंश्योर सेफ्टी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ देयर ट्रेड, इससे इनके व्यापार को और ज़्यादा सुरक्षा और ज़्यादा मजबूती मिलती है। तो बहुत बड़ी बात है, सुनहरा फरमान है भाई, इसमें बहुत ज़्यादा इन्हें बेनिफिट होता है। इसके बाद 1633 को अगर आप देखें तो द कंपनी इस्टेब्लिश इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन ईस्ट इंडिया इन हरिहरपुर, बालासोर, ओडिशा। ये क्षेत्र कौन सा है? ये हरिहरपुर है बालासोर क्षेत्र का, मतलब ओडिशा प्रदेश के तौर पे आप देख सकते हैं। इसके बाद 1639 का जो टाइम पीरियड है उसे आप देखिए तो 1639 में द कंपनी गॉट द लीज ऑफ मद्रास फ्रॉम द लोकल किंग। वहाँ के जो स्थानीय राजा थे, लोकल किंग थे, उनसे ये मद्रास लीज पर प्राप्त कर लेते हैं। लीज का मतलब ये है कि आप एक लंबा अनुबंध इसमें तैयार करके रखे हुए हैं और उतने समय तक आप इसके सर्वाधिनायक हो जाएंगे या मालिक हो जाएंगे। इसके बाद 1651 को आप देखिए, ये तो 39 की बात हुई। 51 में क्या होता है? द कंपनी वॉज गिवन परमिशन टू ट्रेड एट हुगली, बंगाल। धीरे धीरे करके ये हर क्षेत्र पर अपना पैर जमा रहे हैं, तो हुगली वाला जो रीजन था बंगाल का, वहाँ पे ट्रेड की परमिशन इन्हें प्राप्त हो जाती है। इसके बाद 1662 ब्रिटिश किंग चार्ल्स सेकेंड, उस समय ब्रिटेन के राजा थे चार्ल्स सेकेंड, वॉज गिवन बॉम्बे वॉज डॉबरी
यहाँ पे देखिए जो दहेज प्रथा है वो किस प्रकार की है। वॉज डॉबरी फॉर मैरिंग अ पुर्तगीज प्रिंसेस, और इनका नाम था कैथरीन ऑफ ब्रेंगेजा, कैथरीन डे ब्रेंगेजा इनका नाम था। तो ये जो कैथरीन थी, इनका विवाह होता है चार्ल्स सेकंड से, जो कि यहाँ पे राजा हैं। और कहाँ के राजा हैं? तो ये इंग्लैंड के राजा हैं। तो यहाँ पुर्तगालियों और इंग्लैंड के बीच में एक संबंध स्थापित होता है, वैवाहिक संबंध। लेकिन भारत इससे कैसे इंटरलिंक होता है? तो बम्बई यहाँ पे दहेज में दिया जाता है। मतलब पुर्तगालियों के अधीन उस समय बॉम्बे वाला इलाका था। तो ये क्या करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र को उठाकर ये जो किंग है, ब्रिटिश किंग है, इनको दहेज में गिफ्ट कर देते हैं। ऐसा होता है। पहले के समय में इस प्रकार की भी प्रथाएं थी। और मजे की बात यहाँ ढिठाई देखिए कि जमीन उनकी नहीं है, वो हमारे देश की है। बम्बई हमारा है, वो अंग्रेजों का थोड़े ही है, और उस समय भी नहीं था। लेकिन ये दहेज में दे रहे हैं। मतलब जो चीज़ आपकी है ही नहीं है वो आप उसमें गिफ्ट कर रहे हैं। तो इससे ज़्यादा ढिठाई क्या हो सकती। तो ये आपने देखा। उसके बाद नीचे आपको 1657 दिखाई दे रहा है। औरंगजेब गेव द इंग्लिश अ फरमान फॉर ट्रेड इन बंगाल। मतलब औरंगजेब क्या करता है, ये बंगाल वाले क्षेत्र में ट्रेड करने के लिए जो अंग्रेज हैं उनको एक फरमान जारी करता है, यानी परमिशन मिलती है। उसके बाद 1691 द कंपनी गॉट द इंपीरियल ऑर्डर टू कंटिन्यू देयर ट्रेड इन बंगाल इन लीव ऑफ पेमेंट ऑफ 3000 अ ईयर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि 3000 रुपया आप एक वर्ष में अगर चुका देते हैं तो उसके बाद आप मुक्त व्यापार कर सकते हैं, ऐसा राजकीय आदेश प्राप्त होता है। और ये जो समय आप देख रहे हैं ना 1691 का, ये औरंगजेब का ही समय। इसके बाद 1707 में, यानी इससे 10 साल पहले की बात है, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती। उसके बाद उसके 4 बेटे होते हैं, उनमें उत्तराधिकार का जो युद्ध है वो छिड़ जाता है। और इसका फायदा फिर जो वहाँ के अमीर लोग होते हैं, मतलब दरबारी अमीर सरदार वगैरह होते हैं, वो उठाते हैं और यहाँ किंग मेकर टाइप के लोग दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर पूरा जो सत्ता होती है वो डामाडोल हो जाती है। कोई भी यहाँ परमानेंट रूलर टिक नहीं पाता है, जो टिकते हैं वो भी उस लायक नहीं रहते हैं। तो 1717 में क्या होता है, मुगल इंपरर था उस समय फर्रुख शेर, जिसे कि घृणित कायर भी कहा जाता था। इसके बहुत सारे फैसले ऐसे थे जो कि कायरतापूर्ण थे। तो इशू ऑफ फरमान कार्ड, यहाँ आप देख रहे हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी। मतलब यहाँ पे मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी के तौर पे एक फरमान जारी होता है, गिविंग द कंपनी अ लार्ज नंबर ऑफ ट्रेड कंसेशन। अब यहाँ पे ट्रेड कंसेशन जो कंपनी को है बहुत बड़े पैमाने पर प्राप्त होती है। मतलब बहुत फायदा होता है, एक तरह से एकदम से इनका हाथ खुल जाता है। और उसके बाद यहीं पर फर्रुख शेर गलती करता है और इसका पूरा फायदा अंग्रेज उठाते हैं। यहाँ तक हमने जो ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा डेवलपमेंट का क्रम है, मतलब ये कैसे इस्टेब्लिश की जाती है, उसके बाद कब ये भारत में लैंड करते हैं और कहाँ पे पहली फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, साउथ में कब इस्टेब्लिश करते हैं, जो ईस्ट वाला पार्ट है वहाँ कब आते हैं, कौन सा मुगल एम्परर इन्हें परमिशन देता है, ये सब हमने देखा। अब यहाँ पर कुछ व्यूज़ हैं, मतलब जो साहित्यकार होते हैं या लेखक होते हैं उनका अपना विचार होता है। जैसे आप बिपिन चंद्रा की बुक पढ़ते हैं या राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं। राजीव अहिर की स्पेक्ट्रम तो फैक्चुअल ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे तथ्य आपको दिखाई देते हैं। लेकिन बिपिन चंद्रा की जो यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष या मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जो स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम है, उस पर जो बुक है उसको अगर आप पढ़ें तो वो एक नॉवेल की तरह से है, उसमें कहानी वाले फॉर्मेट में लिखा गया है। तो पढ़ने में आपको मजा आएगा। फैक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं तो आसानी से याद भी नहीं होता और पढ़ने की भी इच्छा नहीं होती। और कहानी के तौर पर आप पढ़ते हैं तो फैक्ट आपको याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे विपिन चंद्रा की बुक में ये खासियत है, उससे अगर आप पढ़ने के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि आप कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हैं, अगर थोड़ी भी रुचि है तो। और उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको कहानी के ही फॉर्मेट में मिल जाएंगी। तो सबके अपने अपने व्यू होते हैं। जैसे विपिन चंद्रा एक हिस्टोरियन है तो उनके अपने विचार हैं। अब इसके अलावा जो और इसमें दिखाई देंगे उनके अपने व्यू हैं। तो इसमें पहला वाला आप देख रहे हैं, ये J.R. शैली के द्वारा लिखा गया है, मतलब उनका कथन है। J.R. शैली इनका नाम था। और इन्होंने क्या कहा था वो हमें देखना है। यहाँ इन्होंने कहा कि द स्ट्रगल बिटवीन डुप्ले एंड क्लाइव इन इंडिया, द defense of Arcot and the deed which lead to the founding of our Indian Empire. All these events were the part of the separate struggle for the supremacy between England and France. आप जानते हैं कि फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले और वो सब्सिडियरी अलायंस का सबसे पहली बार भारत में इस्तेमाल करता है। लेकिन वो जब इसे यूज़ करता है तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल इसमें नहीं होता है, असफल हो जाता है। हालांकि वो बहुत कुशल नेतृत्व वाला शासक था और उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ थीं, लेकिन उसके बावजूद उसके अंदर एक सबसे बड़ी कमी ये थी कि वो आगे से आकर लीड नहीं करता था। लीडर तो था लेकिन आगे से एकदम सामने से खड़ा होकर आमने सामने लोहा ले, ऐसा नहीं था। वो अपनी सेना भेज देता था और अपने बैठकर आराम करता था, कहता था कि मैं तुम्हें गाइड कर रहा हूँ। तो ये जो उसकी कायरता थी वो कहीं ना कहीं उसे पीछे की तरफ धकेलती है और वो हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ वही कहा गया है कि ये J.R. शैली का कथन है और इसमें ये बताया गया है कि क्लाइव और डुप्ले के बीच में जो संघर्ष था वो असल में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में एक स्ट्रगल था, जो कि अपनी सुपरमेशी को यहाँ पे साबित करने का एक प्रयास था। कौन यहाँ पे सुप्रीम बनेगा, कौन सर्वा बनेगा, किसकी पूरी जमीन होगी, कौन भारत पर कब्जा करेगा, इसी को लेकर संघर्ष चल रहा था। और अंत में फैसला हो जाता है, वांडीवाश में ये निर्णय हो जाता है कि कौन इसमें राजा बनेगा। तो ये आपने देखा। इसके बाद ये डुप्ले के ही कुछ कथन के बारे में, मतलब डुप्ले के ही कामकाज के बारे में दूसरा यहाँ पे बयान है जो कि अल्फ्रेड लॉयल के द्वारा लिखा गया है। और इसमें इन्होंने बताया है कि डुप्ले का जो फिगर था या डुप्ले का जो पूरा एक सिस्टम था, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फिगर इन शॉर्ट इंडियन एपिसोड ऑफ द लॉन्ग एंड ऑर्डुअस कॉन्टेस्ट
of the transmarine dominion which was fought out between France and England in the 18th century. Although it was far beyond his power to influence the ultimate destiny, यहाँ नीचे आप देख रहे हैं यहाँ पे ultimate destiny of either nation in India. And although the result of his plan was that we accomplish for the ourselves against the French exactly everything that the French intended to accomplish for the themselves against us. मतलब ये क्लाइव का कथन था, यहाँ पे जो आप कथन देख रहे हैं ये क्लाइव का है. अब इसके बाद नीचे जो कथन है वो अल्फ्रेड लॉयल का है. यहाँ थोड़ी सी मिसप्रिंट है, जो बीच में यहाँ पे दिया है ना ये क्लाइव का स्टेटमेंट है. और यहाँ पर ये कहा गया कि इट इज सर्टेन मोर एवर दैट द कॉन्सेप्शन ऑफ एन इंडियन एम्पायर हैज ऑलरेडी बीन फॉर्म बाई अदर बिसाइड डुप्लेक्स एंड द मोर देन वन clear-handed observer that perceived the how यहाँ आप देख सकते हैं how easily the whole country might be subdued by European power. ये जो कथन है ये अल्फ्रेड लॉयल का है. इसमें कुल मिलाकर ये बताया गया है जितने भी स्टेटमेंट थे इनके विचार घुमावदार हैं, तो लेखक जो है वो सीधी भाषा में तो लिखते नहीं है. यहाँ पर कुल मिलाकर ये कहने का तात्पर्य जितने भी इतिहासकार हैं उनका ऐसा कहना था कि पुर्तगाली माफ कीजिएगा फ्रांसीसी जो शक्ति थी, फ्रांसीसी जो पावर थी, उसका मेन यहाँ पे संस्थापक ये डुप्ले था. और डुप्ले जो था ये यहाँ पे सहायक संधि का इस्तेमाल करता है या जो भी कुछ अपना यहाँ पे अपना राज्य फैलाता है, कब्जा जमाने का प्रयास करता है. और उसका ये पूरा प्रयास रहता है या कोशिश रहती है कि अंग्रेज यहाँ हावी ना हो पाए, कम से कम जो साउथ वाला रीजन है उसको ये बचा कर रखे. और इसको लेकर टकराव होता है, समुद्र की जो गतिविधियाँ होती हैं उस पर भी अंकुश लगाने का प्रयास किया जाता है और टकराव होता है. टकराव में अंग्रेज जीतते हैं क्योंकि उनके पास जो नेतृत्व रहता है वो क्लाइव का था और बहुत ही कुशल रहता है. ये सब कुछ चीज़ें हमने देखी. क्लाइव जो है यहाँ लीडर की भूमिका निभाता है. अब इसके बाद चले आगे तो यहाँ पे कहा गया कि वाई अ सी रूट टू इंडिया, मतलब भारत आने के लिए जो समुद्री रास्ता चुना गया था उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं.